बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है राशिद मलिक और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। और जो है मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो है वो ट्यूटर भी हूँ। और आज हम जो है IBS स्क्रीनिंग BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो 19 जनवरी 2023 में जो सवालात आए थे मैथमेटिक्स के पोर्शन में से, उसके ऊपर जो है मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और उसके जितने भी सवालात थे उसकी मुख्तलिफ जो भी उसके अंदर ट्रिक्स और जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, तो देखिए कैसे जो है वो सॉल्व होते हैं। और वन बाय वन मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक सवाल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - cos² इंटू 1 + cot²x जो है वो बराबर किसके होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको याद रखना लाजमी है, जिनमें से सर फहरिस्त जो आइडेंटिटी है वो है sin² x + cos²x, ये 1 के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ से जो है हमने अगर sin² x यहीं पे हो और ये cos²x को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर ले, तो 1 - cos² x जो है वो बराबर होता है sin² x के। अच्छा, एक हमारे पास और जो है आइडेंटिटी है और वो ये है कि cos²x माइनस cot²x ये 1 के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हमें cos²x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये cot²x जो है वो राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो 1 - cot²x। तो गौर से देखिए, हमारे पास 1 - cos² गिवन है और 1 + cot² है। तो 1 - cos² की जगह पे हम sin² जो है वो x पुट कर सकते हैं। ये हमने आइडेंटिटी से यहाँ से सीखा। और इसी तरह 1 + cot² जो है वो cosecant² के जो है वो बराबर होता है। हम इसको जो है वो cosecant² के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइन जो थीटा होता है ना, इसके एक इन्वर्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है 1/cosecant² थीटा। ठीक है, याद रहे। इसी तरह हमारे पास कॉस होता है, तो कॉस थीटा का जो इन्वर्स है, अपोजिट है, वो 1/secant थीटा होता है। इसी तरह टेन थीटा एक हमारे पास है, तो टेन थीटा का जो इन्वर्स होता है उलट, वो होता है 1/cot। ठीक है, कॉट थीटा। तो ये तीनों हमें याद होने चाहिए, लेकिन हमारा जो काम का है वो ये है कि जो cos² थीटा है ना, सॉरी, cosecant² थीटा है ना, अगर हम इसको देख लें तो cosecant² थीटा जो है वो हमारा 1/sin² थीटा के बराबर होगा। या आप साइन को कोसिकेंट में चेंज कर लें। हमें पता है कि साइन थीटा जो है 1/cosecant के थीटा के बराबर होता है। अगर इसी तरह हम sin² थीटा कर लें तो 1/cosecant² थीटा के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स एंगल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin² x = 1/cosecant²x। तो ये याद रख लें कि ये जो है आइडेंटिटीज़ से जो है हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। sin² की जगह पे हम 1/cosecant² लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय cosecant² जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये cosecant² में कट जाएगा। आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो ओनली 1 आएगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ज़्यादातर डिपेंड करते हैं ये आइडेंटिटीज़ के ऊपर ना, कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं ये कितनी आपको याद हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, याद रख लें। ग्रेजुएशन कैटेगरी में इस टाइप के सवाल आएँ, हो सकता है इंटरमीडिएट कैटेगरी और मैट्रिक कैटेगरी में भी इस टाइप के सवालात आएँ। सो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब आते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से लिया गया है। और इसमें जो है पावर एक n है, द वैल्यू ऑफ n इन 15 × 5 × 3 ओवर n इज इक्वल टू 5/4 × 3⁴। इसमें जो है n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक प्रोडक्ट लॉ होता है, इसको समझना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट लॉ जो है वो क्या कहता है। अच्छा, याद रहे कि प्रोडक्ट लॉ की जो है ना एक कंडीशन होती है कि जब बेस सेम हो, पावर मुख्तलिफ हो, तो पावर जो है ना ऊपर ऐड कर दिए जाते हैं। फ़र्ज़ करते हैं 5² हो मल्टीप्लाई बाय 5³ हो। देखें बेस सेम है तो 5 के ऊपर पावर 5 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट लॉ की एक
पहली कंडीशन है। अच्छा, प्रोडक्ट लॉ की एक दूसरी कंडीशन भी होती है कि जब आपका बेस मुख्तलिफ हो, फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए बेस चेंज है लेकिन पावर सेम है, तो आपने क्या करना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो दोनों के ऊपर पावर सेम है वो कलेक्टिवली कॉमन ऊपर चला जाता है, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 का स्क्वायर जो है ये आप लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 के स्क्वायर को 15 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट लॉ की सेकंड कंडीशन होती है, जिसमें बेस सेम नहीं होते, पावर सेम होते हैं, तो पावर को हम कलेक्टिवली ऊपर लिख लेते हैं। सेम एज इट इज़ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 15 ओवर n इज इक्वल टू, अच्छा 5 के ऊपर पावर 4 है, 3 के ऊपर पावर 4 है, तो सिंपल हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो 4 है वो कलेक्टिवली ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 पावर n इजिकल टू 5 3 हो जाएगा 15 ओवर n। अच्छा, प्रोडक्ट लॉ अभी हमने थोड़ी देर सीखा पहले कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये गौर से देखें, ये 15 है और ये 15 पावर n है। अच्छा, किसी के ऊपर पावर कुछ नहीं होता, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर 1 होता है। तो मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए तो 15 के ऊपर हो जाएगा n+1, यानी इस पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, इजिकल टू हो जाएगा 15 पावर n। अच्छा, हमने जो है यहाँ पे 15 पावर n नहीं है, 15 पावर 4 है। हमने जो है यहाँ पे अभी n की वैल्यू निकालनी है, और आप गौर से देखें कि ये बेस जो है 15 है और राइट साइड पे भी बेस 15 है। जब भी बेस सेम आ जाए तो पावर जो है वो बराबर हम रख सकते हैं, इजिकल टू, यानी यहाँ पे n+1 जो है वो हमारा 4 के बराबर होगा। अब हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम 1 को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड पे। याद रहे, जिसकी बेसिक कमज़ोर है वो ये 4 चीज़ें याद रखे, जो भी नंबर लेफ़्ट साइड पे प्लस होता है वो राइट साइड पे माइनस हो जाता है, और जो माइनस लेफ़्ट पे हो तो राइट पे प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में हो कोई नंबर लेफ़्ट पे तो राइट पे डिवाइड में, अगर लेफ़्ट पे डिवाइड है तो राइट पे मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इसमें से ये कंडीशन लग रही है कि प्लस वाले को नंबर को राइट पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, देन n की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1, एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। सो देखें, ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट से एक सवाल लिया गया था, और इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस तरह हो सकती है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम लिया गया है, और वर्ड प्रॉब्लम भी जो है वो अलजबरा से लिया गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि अनवर हैज़ 6 टाइम्स एज मनी एज मीरा। अनवर जो है, अनवर के पास जो पैसे हैं वो 6 टाइम्स जो है वो मीरा के, यानी 6 गुना है मीरा से। इफ़ अनवर गिव्स 80 रुपीज़ टू मीरा, अगर अनवर जो है वो मीरा को 80 रुपये दे दे तो दोनों के पास, बोथ विल हैव इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी, दोनों के पास इक्वल अमाउंट हो जाएगा। एट द बिगनिंग मीरा हैज़ मनी डैश। अच्छा, शुरुआत में मीरा के पास कितनी मनी थी। अब जो है हमने मीरा की मनी जो है, यानी मीरा के पैसे जो है वो फाइंड करने हैं। याद रहे, अलजबरा के इस तरह के सवालात जब भी सॉल्व करते हैं तो उसका रूल यह है कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि मीरा के पास जो है ना वो बिगनिंग में पैसा था x, मालूम नहीं है उसको, हमने x किया है। पहली लाइन में कह रहा है कि अनवर के पास जो पैसा है ना वो मीरा से 6 गुना है, मीरा के पास x है तो अनवर के पास होगा 6x। अच्छा, अब हमने इस लाइनों को पढ़ते हुए लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है खुद, तो गौर से देखिएगा ज़रा सा, 6x इज इक्वल टू x। अब ये अनवर के पैसे हैं, ये मीरा के पैसे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर अनवर 80 रुपये मीरा को दे दे, यानी इसमें से 80 आपके माइनस होंगे, इसमें 80 आपके प्लस होंगे, यानी कि अनवर के पैसों में से 80 माइनस कर दें और यही 80 जो है वो मीरा के अकाउंट में डाल दें, तो दोनों का जो है वो हिस्सा बराबर हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन एक कंस्ट्रक्ट हो गई। इस स्टेप को दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई, ऐसे सवाल को जो सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले हमने सपोज करना होता है कि जो चीज़ फाइंड करनी है, मीरा के पैसे फाइंड करने हैं, मीरा को हमने x लिया, अनवर जो है वो 6 गुना मीरा से है, देन 6x लिखा।
अब हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि अनवर अगर 80 रुपये जो है वो मीरा को दे दे तो दोनों का जो हिस्सा है वो बराबर हो जाएगा। तो देखें ये अनवर के हिस्से में से मैंने 80 माइनस किए और मीरा के हिस्से में 80 ऐड किए। अब हमारी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। याद रहे इसमें x हमने एक साइड पे ले आना है, नंबर्स को दूसरी साइड पे ले आना है। ये x जैसे ही लेफ्ट पे आएगा तो 6x माइनस एक्स हो जाएगा और ये 80 जो है वो x की जगह पे आ जाएगा। इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड आएगा राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा 6x में से x माइनस कर दें देन 5x और ये 80 और 80 हो जाएगा आपके पास 160। वैल्यू फाइंड करनी है x की, देन 160 जो है इधर ही रहेगा, 5 लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है राइट साइड पे जाके वो डिवाइड होती है। सो इसी तरह जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 का टेबल जो है वो 160 के ऊपर 32 टाइम्स लग जाएगा। अच्छा जब आप यहाँ पे देखें कि मीरा के पास एक्स जो मीरा को जो है हमने सपोज किया था x के और मीरा की वैल्यू जो है वो 32 रुपये आई, यानी मीरा के पास बिगनिंग में स्टार्टिंग में जो पैसे थे वो 32 रुपये थे। सो ये इस तरह के सवालात जो है कुछ इस टाइप से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल टू 1 है, मतलब x बराबर है 1 के, तो फंक्शन x जो है वो बराबर है 3x माइनस 3 के। तो बताया कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी जबकि x जो है वो 1 के बराबर है। अब हमें पता है कि फंक्शन जो है f ऑफ x वो 3x माइनस 3 है। सिंपल इज़ दैट कि x की जगह पे आपने 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे x की जगह पे 1, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को 1 से, 3 1 जा 3 एंड 3 3 में क्रॉस हो जाएगा, आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे x की वैल्यू 1 पुट करनी थी, तो 3 1 जा 3 एंड ये 3 कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। सो ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, इसके अंदर कोई भी जो है इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं एवरेज के ऊपर, और एवरेज जो है हर टेस्ट में जो है एवरेज से दो तीन सवाल जो है वो आए ही आए हैं। तो ये ग्रेजुएशन कैटेगरी की जो 19 तारीख वाली टेस्ट है इसमें एवरेज के तकरीबन 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो देखिए एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर तफसीली जो है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा होगा द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 15। 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 13 है। इफ़ द एवरेज ऑफ 4 ऑफ दीज नंबर्स इज़ 10 देन 5th नंबर इज़ डैश। तो 5वें नंबर की जो है वो एवरेज क्या होगी। अब देखें फर्ज करते हैं इस सवाल को 1 मिनट के लिए भूल जाएं। आपके पास एक 5 नंबर हैं जिनमें से 4 3 2 1। इसकी अगर आपने एवरेज फाइंड करनी है इन 5 नंबर्स की, तो एवरेज फाइंड करने का तरीक़ेकार ये कि पाँचों नंबर्स को आप ऊपर लिखें 6 4 3 2 1 और नीचे टोटल नंबर्स 5 हैं, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। इसको ऐड कर लेंगे 10 और 3 13, 13 और 3 जो है 16। 16 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तकरीबन 3.2 जो है वो आपके पास एवरेज बन जाएगी। ये मैंने फ़र्ज़ किया है ना, एवरेज निकालने का सिर्फ आपके जहन में एक प्रोसेस बिठाना है। वो ये है कि किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी होती है तो उसको ऊपर लिख के सम किया जाता है और जितने भी वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे आप तकसीम करते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज है। 5 नंबर्स की एवरेज पहले से ही गिवन है, यानी एवरेज जो है वो गिवन है 13 और टोटल नंबर है 5, उसी से तकसीम करेंगे। अब कह रहा है कि जो 4 नंबर्स हैं वो 10 10 के हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 10। अब जो 5वां नंबर है वो नहीं पता, उसकी जगह पे जो चीज़ नहीं पता होती उसकी जगह पे हम x लिखते हैं। अच्छा इस जो मैंने 10 10 10 4 दफ़ा लिखा है इसको मैं 4 ज़रब 10 भी लिख सकता था, बात सेम ही है। और 10 10 10 4 दफ़ा भी लिख सकता हूँ, या ये ठीक है, ये मैं आपके साथ लिख रहा हूँ कि और मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, या 10 10 4 दफ़ा भी लिख सकते हैं। सो आगे हमने जो है वो 5वें नंबर की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है और उसकी जगह पे हमने x लिखा है। और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 जो है वो डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 13 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 10 10 10 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 5 से तो 65 आ जाएगा एंड 40 + x। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ये 40 जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, देन x की वैल्यू हो जाएगी 65 - 40। सो 65 में से 40 माइनस कर लेंगे,
तो 25 आ जाएगा, यानी पाँचवा नंबर जो था वो 25 के बराबर था। तो जब भी एवरेज फाइंड की जाती है तो उसमें मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, उनको ऐड करके जो है उसकी एक एवरेज निकाली जाती है। सो हमारे पास एक पाँचवा नंबर गायब था और वो हमने निकाला और वो हमारे पास आया 25। सो आगे चलते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस टाइप के हमारे पास और मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, हमारे पास मज़ीद एक प्रॉब्लम है जो कि प्रोपोर्शन से लिया गया है। 15 men were hired to plug a piece of land in 10 days। अच्छा, 15 लोग जो हैं वो हायर किए गए हैं कि एक ज़मीन है उसमें से जो है ना क्या कहते हैं, फसल को, जैसे किसी भी चीज़ की छिलाई या निकालने को, फ़र्ज़ करते हैं कि जैसे आजकल जो है फसलों में ना वो शुगर कैन जो है वो फसलों में है, तो वो फसलों में से शुगर कैन को निकालने को प्लग कहते हैं और उसके लिए मज़दूर हायर किए जाते हैं। तो वही टाइप का एक सवाल है कि 15 लोग एक फसल का काम जो है वो 10 दिनों में कर रहे हैं। तो बताइए कि यही सेम काम 3 दिन में करने के लिए मज़ीद कितने लोग चाहिए होंगे। अगर ये 15 पहले से मौजूद है तो इसमें और मज़ीद कितने ऐड कर दिए जाएँ कि यही सेम काम 3 दिन में हो। याद रहे, प्रोपोर्शन के इस तरह के जो सवालात होते हैं उसमें जो है ना पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे बात मैन की और डेज़ की हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट में मैन और दूसरे में डेज़। तो मैन लिखेंगे 15 और यहाँ पे कंडीशन है 10 डेज़। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 3 दिन, मैन नहीं पता तो उसकी जगह पे एक्स लिख लेंगे, अननोन क्वांटिटी की जगह वेरिएबल कोई भी लिखा जाता है। ये लिख लेने के बाद इसको डिसाइड करना होता है कि ये इन्वर्सल प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो गौर से देखिएगा मैं कैसे कंपेयर करता हूँ। कोई भी काम अगर आप करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आपने एक घर तामीर करवाया और घर तामीर करवाने के लिए आपने टोटल 4 जो है ना वर्कर जो है वो यूज़ किए, इस्तेमाल किए। तो आपका घर जो है ना वो तकरीबन कमोबेश अंदाजे से बता रहा हूँ 12 महीने में आपका घर तामीर होगा ना। अगर यही आपने वर्कर की तादाद 8 कर दी तो जो आपका काम 12 महीने में होने वाला था वो 6 मंथ में होगा, 6 मंथ में, 6 माह में। यानी वर्कर्स की तादाद जो है वो बढ़ी, तो जो काम का जो ड्यूरेशन है, वो डेज़ हैं, तो वो आपका कम हुआ। सो याद रहे कि मैन और डेज़ की आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में आपने यहाँ पे एरो फिक्स करना होता है, एक ऊपर की जानिब और दूसरा नीचे की जानिब। इन्वर्स प्रोपोर्शन की ये खासियत है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपने क्या करना होता है, इसको प्रोपोर्शन में लेके आएंगे। टेल एक्स के साथ है तो एक्स को आपने आगे लिखना है, प्रोपोर्शन 15 बाद में लिखेंगे, 4 डॉट्स लगा लेंगे प्रोपोर्शन के, ये 10 लिख लेंगे आगे क्योंकि 10 के साथ टेल है ना एरो की, और ये हेड है यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर्स को कहा जाता है एक्सट्रीम और बीच वाले 2 नंबर्स को कहा जाता है मीन्स। प्रोपोर्शन की एक कंडीशन है कि पहले और आखिरी की ज़रब, जिसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कहते हैं, शॉर्टकट में मैंने POE लिखा हुआ है। बीच वाले नंबर को मीन्स कहते हैं, यानी कि बीच वाले की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ये एक कंडीशन आप लोगों ने मेमोराइज रखनी है, याद रखना है। अच्छा, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए पहले और आखिरी को ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, बीच वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। 3 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 3। 3 का टेबल जो है वो 15 के ऊपर 5 टाइम्स लग जाएगा आपके पास। बाकी ऊपर क्या बचा, 5 और 10। 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। अच्छा ठहरिए, ये हमारा जवाब नहीं आया कि 50 बंदे जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे कि जो 15 लोग 10 दिन में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे 50 लोग जो है वो जो है ना वो इस्तेमाल होंगे वही सेम काम 3 दिन करने में। अच्छा, हमारे पास जो सवाल पूछा गया है वो कुछ मुख्तलिफ है। वो ये पूछा गया है कि 15 से और कितने लोग ज़्यादा चाहिए होंगे कि आपका काम जो 10 दिन में हो रहा था वो 3 दिन में होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास 15 मौजूद हैं, तो 50 में से 15 जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो ऊपर है वो कितने लोग चाहिए होंगे, हमें 35 चाहिए होंगे। तो सवाल को समझा करें और सवाल की जो है ना लफ्ज़ों को समझा करें कि यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया है। अगर ये सवाल होता कि 3 दिन में जो है वो काम कितने लोग करेंगे तो आपका आंसर होता 50, ठीक है मैन। लेकिन हमसे ये पूछा गया है
कि 15 से और कितने लोग ज़्यादा चाहिए होंगे कि जो वही काम जो 10 दिन में हो रहा है वो 3 दिन में हो। तो याद रहे कि हमारे टोटल 50 बंदे हैं और 15 से जो है वो ऊपर कितने चाहिए, हमें 35 लोग चाहिए। सो इस सवाल का जो है वो राइट आंसर जो है 35 है मैन। सो उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट का। हमारा जो है एक सवाल आया है और स्क्वायर रूट को बहुत ज़्यादा आईबीए ने टच किया है और स्क्वायर रूट के जो है ना ग्रेजुएशन कैटेगरी की जितनी भी टेस्ट आई हैं स्क्वायर रूट के 1-2 सवाल लाजमी आए हैं। तो 19 के जो सवाल है 19 जनवरी वाले, उसमें 2 सवाल जो है आईबीए ने दिए थे और एक में से एक सवाल ये है अंडर रूट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 162। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 1/2 ओवर मल्टीप्लाई बाय 162 और अंडर रूट है। 2 का टेबल सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके ऊपर 162 पे लगा लेंगे तो ये 81 टाइम एंड 81 का जो अंडर रूट निकलता है वो 9 निकलता है। देखें एक पेयर बाहर आ जाएगा, आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। जिसको ये चीज़ ना समझ में आए तो वो आप 81 के जो है वो फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। 3 का टेबल जो है वो 27 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल जो है वो 3 टाइम, 3 का टेबल जो है वो 1 टाइम। तो 81 का जो स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस है, ये फैक्टर्स सारे लिख लिए जाएंगे और उसमें से पेयर बना के निकाल लिए जाएंगे। इनमें से एक 3 आ जाएगा बाहर, इनमें से दूसरा 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, इसके अंदर भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास लिखा गया है कि अ बॉय इज कटिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर नहीं है 40 फीट लॉन्ग एंड 30 फीट जो है वाइड। एक लड़का जो है वो एक रेक्टेंगुलर का मकसद होता है कि जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर हो ना, तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ना, यहाँ पे 40 फीट फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल की लंबाई है। तो लॉन की जो है रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके आमने सामने वाले साइड्स बराबर हों, यानी ये 40 है तो ये भी इसका 40 होगा और ये 30 फीट है तो ये भी जो है वो 30 फीट होगा ना। अब हमें ये कहा गया कि ही हैज़ कट ऑल ऑफ इट एक्सेप्ट अ रेक्टेंगल दैट इज़ 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। अच्छा, उस लॉन में से जो है ये रह गया है। कौन सा रेक्टेंगल रह गया, मतलब ये रेक्टेंगुलर जो है एरिया रह गया है, वो कौन सा एरिया रह गया, यानी इसी में से एक छोटा सा एरिया रह गया और वो एरिया कौन सा है। फ़र्ज़ करते हैं, मैंने ऐसे ही मिसाल के तौर पे बनाया है कि 20 फीट जो है लॉन्ग, यानी 20 फीट ऐसे लंबा ये एरिया रह गया है और चौड़ा कितना है 15 फीट जो है ना वो चौड़ा है। अब हमसे ये पूछा गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लान रिमेन्स अनकट, जो रह गया लान का हिस्सा जो कटा नहीं है वो कितना है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए टोटल से। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक लड़का कटिंग कर रहा है ना बड़े रेक्टेंगुलर एरिया की, तो उसकी तो ना आप एरिया फाइंड कर रहे हैं कि सबसे पहले एरिया। अच्छा, इससे पहले इस चीज़ को समझने से पहले एक दूसरी चीज़ के ऊपर नज़र रखें और उसकी चीज़ को समझें, उसके बाद इस वेबर आ जाते हैं। फ़र्ज़ करते हैं एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो L है और ये ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई वो B है। तो इसका एरिया फाइंड आप यूँ कर सकते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ से ज़रब करना होगा, यानी लेंथ और लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। सो सेम एज इट इज़ यही हमने बड़े जो है ना रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है और बड़े का जो है लंबाई 40 है और जो चौड़ाई है वो 30 है। अब आप जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1200 फीट जो है वो उसका स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो अनकट यानी कि जो ना ही कटा है वो कौन सा एरिया है, वो स्मॉल एरिया है और वो स्मॉल एरिया में 20 फीट जो है वो लंबाई है और 15 फीट जो है वो चौड़ाई है। तो आपके पास जो अनकट एरिया है वो उसका कितना जो है एरिया होगा 300 फीट स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 300 फीट स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट बताइए कि जो अनकट हुआ है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्या होगा। अनकट जो है वो 300 है, वो ऊपर लिखेंगे और जो टोटल एरिया है बॉय ने कटिंग करना था वो 1200 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद तो 3 का टेबल जो है 12 पे 300 का लग जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी 1/4 है जो अनकट हुआ है हमारा एरिया।
सो ये था इसका सवाल का जवाब। असल में मेन चीज़ यहाँ पे जो है ना वो एरिया थी कि रेक्टेंगल का एरिया आपको फाइंड करना आ रहा है, तो ये सवाल जो है वो कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक और जो है वो एवरेज का जो है सवाल आया है, और एवरेज का एक सवाल इसी वीडियो में हम पहले भी कर चुके हैं। और एवरेज जो है एक और सवाल जो है वो 19 में जो है 19 तारीख में जो है ग्रेजुएशन कैटेगरी में जो है वो आया था। सो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। अब ये कह रहा है कि इवन नंबर्स जो हैं 100 तक, उनके जो है ना एवरेज फाइंड करके बताएं। तो सबसे पहले ना इवन नंबर्स होते कौन से हैं, तो एवरेज फाइंड करने का तरीका ये है कि नंबर्स ऊपर लिखे जाते हैं, नीचे जो है उसका जो है वो टोटल नंबर्स लिखे जाते हैं कि कितने नंबर्स हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि नंबर्स जो हैं वो ये हैं, फ़र्ज़ क्यों करते हैं बल्कि हैं ही ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और 20 और यूँ चलते चले जाओ 100 तक ना। और 2 से लेके 100 तक इवन जो नंबर्स होंगे वो 50 होंगे। गौर से देखें, 1 से 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे तो ये 100 तक तो 100 नंबर होता है। इसमें 50 जो है वो ऑड होते हैं और 50 जो है वो इवन होते हैं नंबर्स, बद्दी अदद और इक्की अदद ना। तो ये नंबर्स को मैन्युअली ऐड करना नामुमकिन है। अगर आप इसको ज़बरदस्ती ऐड करेंगे भी सही तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि इवन नंबर्स ऊपर लिखे हुए आ जाएं और उसको शॉर्टकट में आप ऐड करना चाहें, एक तो मैनुअल मेथड ये है कि आप इसको ऐड करें, तो ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है ना। अगर आपके पास कुछ ऐसा सवाल होता कि 2 + 4 + 6 + 8 यहाँ तक होता तो बात समझ में आ रही थी, 4 लिखते और इसको ऐड कर लेते, 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 को 4 का टेबल लग जाता हमारा 5 दफ़ा। तो ये वो है जो आप एडिशन कर सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन एडिशन है जो आपसे नहीं हो सकती। सो याद रहे, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं कि आपको इवन नंबर की जो है ना वो एडिशन करनी पड़ जाए और कुछ इस तरह की एडिशन करनी पड़ जाए, तो उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है SN = n × n+1। अच्छा, हमने यहाँ पे 50 यानी 100 तक है, यानी कि यहाँ पे 50 नंबर हैं, तो हमने पहले 50 नंबर की करनी है, तो यहाँ पे S50 नंबर 50 हैं, 50 हैं, और n+1 में नहीं 50 में +1 कर दें। अब आप इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 50 आ जाएगा और ये 51 हो जाएगा। अच्छा, आप इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 50 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 50 और उसके अलावा 51 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास जवाब कुछ यूँ आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर लें 0 0 और 5 से कर लें 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25 ऐड कर लेंगे तो 0 5 5 एंड यानी 2550 आपके पास जवाब आ रहा है। तो आप जो है देखें, इसको मैन्युअली ऐड करेंगे तो आपके पास 2550 जवाब आएगा, और अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो देखिए 2550 आपके पास विदिन 5 सेकंड्स आ गया। तो अगर आप इसकी एवरेज फाइंड करना चाहते हैं यूँ ऐड करके, तो इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास जवाब क्या आया, 2550 ओवर नीचे हमारे पास जो है वो नंबर कितने हैं, 50 हैं। तो यहाँ से 1 5 0 0 में कट गया, 5 का टेबल 25 के ऊपर 5 टाइम्स, 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम, यानी जो एवरेज आएगी वो 51 आएगी आपके पहले 50 इवन नंबर्स की। अच्छा, इसके ऊपर मैं और ज़रा एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है इंटरमीडिएट और मैट्रिक कैटेगरी में इस तरह के सवाल आ जाएँ। आपसे कहा जाए कि पहले 10 नेचुरल नंबर के जो है ना उसकी एवरेज निकाल के दिखाएं। तो याद रहे, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको एडिशन माना यूँ ऐड करेंगे, नीचे 10 लिखेंगे और मैन्युअली ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि नेचुरल नंबर्स को सम यूँ किया जाता है, n × n+1/2। ये नेचुरल नंबर को ऐड करने का तरीका है। अच्छा, 10 नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे S10 = यहाँ पे n की जगह पे 10 नंबर्स हैं, और ये n+1 बना, 10 में 1 ऐड कर देंगे 11 आ जाएगा, और नीचे 2 का टेबल 10 के ऊपर 5 दफ़ा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पहले 10 नंबर्स का जो है वो सम 55 आ जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं ऐसा ही सवाल हो लेकिन वो दूसरा हो
कि उसमें आपको ये कहा जाए कि पहले 20 नंबर जो है वो 21 अदद ऑड नंबर से उसको ऐड करके दिखाएं। तो आप उसको यूं कर सकते हैं, पहले तो आपको या मैन्युअली मेथड ऐसे आए 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे ऐसे चलते जाएं। पहले 20 नंबर जो है वो 19 तक आएंगे 21 अदद। इसको ऐड करना नामुमकिन है, मतलब नामुमकिन भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए अपने शॉर्टकट में ऑड नंबर्स को ऐड करने का फार्मूला है SN = n का स्क्वायर कर दें। यहाँ पे हमारे पास टोटल हमने 20 नंबर लिए हैं, तो सिर्फ 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 400। और अगर आप इसको ऐड भी करके देख लें तो आपके पास आंसर 400 ही आएगा। तो हमारे पास मेन नोट करने की बात यह है कि आपके पास जब भी नेचुरल नंबर्स आ जाएं और उसका सम का कहा जाए तो आपने फार्मूला यूज करना है SN = n × n+1/2। अगर इसी तरह आपके पास इवन नंबर्स आ जाएं और उसको ऐड करने को कहा जाए और उसकी एवरेज निकालने को कहा जाए तो आपने n × n+1 वाला फार्मूला यूज करना है। अगर ऑड नंबर्स आ जाएं कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिव तो आपने सिंपल n का स्क्वायर जो है वो करना है। ये 3 फार्मूला जो है वो आपने जहन में रखने हैं। इसी बुनियाद पे जो है आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाई हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब आते हैं और इसमें लिखा हुआ है अ मैन बाइज अ बाइक फॉर 80,000 रुपीज़ एंड सेल्स फॉर 88,000 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो बताइए प्रॉफिट का जो है वो परसेंटेज में कितना होगा। तो सबसे पहले तो जो है ना हमने प्रॉफिट फाइंड करना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है ना। तो प्रॉफिट हमें पता है कि हम एक चीज़ जो है वो बेच रहे हैं 88,000 रुपये की और ले रहे हैं 8,000 रुपये की, तो प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 8,000 रुपीज़ होगा। अब अपने प्रॉफिट की जो है वो परसेंटेज निकालनी है। तो हमें पता है एक फार्मूला भी है कि प्रॉफिट की जब परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस होती है और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अच्छा, कॉस्ट प्राइस एक होती है सेलिंग प्राइस, दूसरी होती है कॉस्ट प्राइस। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं और कॉस्ट प्राइस किसे है। जब भी कोई मार्केट से चीज़ खरीदी जाती है, मतलब किसी होलसेल मार्केट से या किसी फैक्ट्री से, तो वो दुकानदार वो चीज़ खरीदता है, उसको कहते हैं CP। फ़र्ज़ करते हैं ये मेरे पेन हाथ में है, तो दुकानदार ने इसको ख़रीदा होगा 15 रुपये का, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब ये पेन जो दुकानदार ने मुझे दी है, ये पेन जो मेरे हाथ में है, ये मुझे 20 रुपये की दी है, यानी उन्होंने इसके अंदर अपना प्रॉफिट रख के मुझे बेचा है। तो इसको हम SP यानी कि फुल फॉर्म में कहेंगे सेलिंग प्राइस, और जो ख़रीदने वाली कीमत है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जब भी प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली जाती है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखा जाता है, उसी की कॉस्ट प्राइस नीचे लिखी जाती है और रिजर्व किया जाता है 100 से। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है वो 8,000 हुआ है, तो 8,000 को ऊपर लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो ख़रीदने वाली कीमत है, एक बंदे ने जो साइकिल ख़रीदी है, बाइक ख़रीदी है सॉरी, वो जो है 80,000 रुपये की है और 100 फार्मूले वाला लिख लिया। तो यहाँ से ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो में कट जाएंगे और यहाँ से ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो में कट जाएंगे। 8 का टेबल जो है वो 80 के ऊपर लग जाएगा 10 दफ़ा, यानी जो बंदे को प्रॉफिट हुआ वो 10% हुआ। तो याद रखें, काफ़ी इस तरह के लोग जो है ये वाले सवाल IQ लेवल पे डायरेक्ट भी करते हैं। देखें, इसका 10% निकालेंगे ना 80 का, तो वो 8,000 आएगा। 8,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये 88,000 जवाब आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग माशाल्लाह तेज़ है तो आप इसका 10% देखें 8,000 होता है और इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 88,000 हो जाएगा। यानी जो प्रॉफिट है ना वो 10% है। अच्छा, परसेंटेज जब भी निकाली जाती है तो जिसकी परसेंटेज निकाली जाती है उसको ऊपर लिखा जाता है, उसी का टोटल नीचे और ज़रब किया जाता है 100 से। तो ये मुख्तलिफ इसके समझने के तरीक़ेकार हैं। आपके पास बुक वाले मेथड्स भी हैं और आपके पास शॉर्टकट वेज भी हैं। आप जिस भी वे से करें, बस आपका जवाब जो है वो राइट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास एक और जो है सवाल आया है और बहुत ही बेहतरीन जो है वो हमारे पास सवाल है ये, और ये भी एवरेज के से टॉपिक से आया है और एवरेज का ये तीसरा सवाल है। 19 जनवरी 2023 की जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट है उसमें ये एवरेज का ये तीसरा सवाल आया है। तो चलिए देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15। 10 नंबर्स की जो एवरेज है वो 15 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ के साथ कि नंबर्स जो हैं वो टोटल हैं 10 और एवरेज कितनी आ रही है 15। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर्स लिखे जाते हैं नीचे
और जहाँ पे जो है एवरेज आ गई वो हमने लिख ली। अब ये कह रहा है कि इट इज़ डिस्कवर्ड लेटर ऑन वाइल। अच्छा, ये मैं दरियाफ्त किया बाद में, कैलकुलेटिंग द एवरेज, वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड एज 26। अच्छा, जो 10 नंबरों की एवरेज है वो हमारी 15 आ गई। अच्छा, इन 10 नंबरों में से एक नंबर जो है ना वो गलती से हमने उलट पढ़ लिया, 36 की जगह उसको 26 पढ़ लिया गया। अच्छा, अगर उसको करेक्ट किया जाए तो उसकी एवरेज क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दोबारा से समझाता हूँ इस सवाल को कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स जो कि आपको लिखवा रहा है कितने नंबर्स 10, कैसे 10 12, ठीक है, 20 26 30, ठीक है, 40, और नंबर्स भी 10 है ना। चले मैं और भी लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और ये ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 0 भी लगा दो, 10 नंबर्स हो गए। अच्छा, इसकी जो है 10 से डिवाइड करना है। अब ये कह रहा है कि 10 नंबर्स किसी ने रेंडमली बताए, उनमें से एक नंबर गलत हमने सुन लिया, 26। 26 की जगह कितना लिखना था? 36। तो बताइए अब एवरेज क्या होगी? और इसकी एवरेज हमें पहले ही मिली हुई है 15। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो असल जो 10 नंबर्स की जो है ना वो हमें मिली हुई थी कितनी? 15। तो हमारे पास जो है 10 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ, क्योंकि 10 नंबर जो है वो 15 वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे 15 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है ना। तो एवरेज यहाँ पे 15 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक नंबर रॉन्गली जो है वो हमने सुन लिया है, जबकि हमें ये पता है कि जो 15 नंबर्स हैं वो हमारे पास थे कितने? 10 नंबर जो थे उसकी एवरेज हमारे पास 15 थी। तो ऊपर अगर हम लिखें कि 10 को 15 से ज़रब करें, या जो है 15 जो है वो 10 दफ़ा लिखें, बात सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे हम यूँ लिखें 15 15 15 15 15, ये हो गया 5 दफ़ा, 6 7 8 9 और 10। ये 15 को 10 दफ़ा लिखने से बेहतर है कि 10 को 15 दफ़ा जो है हम ज़रब कर दें। और उसके अलावा हमसे ये कहा गया है कि एक नंबर हमने गलती से जो है वो 26 पुकारा, उसकी जगह पे 36 आना चाहिए था। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 26 को माइनस करेंगे, क्योंकि गलत आया था नंबर, और इसमें असल जो नंबर था वो हमने ऐड करना है, वो है 36। या समझने वाली बात थी कि जो हमने नंबर बताया वो गलती से 26 बताया और असली नंबर कितना था? 36। यानी जो हमने कम बताया था वो 10 बताया था। तो आप ये 26 माइनस प्लस 36 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट प्लस 10 भी लिख सकते थे। तो समझने और समझाने के लिए ये तरीका आसान है कि 10 नंबर्स और वो 15 दफ़ा है, तो मैंने यहाँ पे 10 को जो है ना, 15 को जो है ना वो 10 दफ़ा लिखा। वही सेम बात को शॉर्टकट में यूँ लिखा, और उसमें से 26 माइनस कर दिया, प्लस 36 कर दिया। तो एवरेज हमारे पास फिर क्या होनी चाहिए? 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा आपका 150। 150 में से 26 माइनस करेंगे, प्लस 36 करेंगे, आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास आ रहा है 10। 10 150 के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि 36 में से माइनस होगा 10 आ जाएगा। 10 150 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास 160 आ जाएगा ओवर 10। तो आपके पास जो न्यू एवरेज और जो सही एवरेज होगी वो होगी आपके पास 60। दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है। 10 नंबर्स की जो एवरेज है वो 15 आ रही है। इन 10 नंबर्स में एक बंदे ने जो नंबर जो है वो हमें गलत लिखवाया था, और वो गलत क्या था? 26 था, और असली नंबर क्या था? 36 था। तो हमने क्या करना है? 10 को ज़रब करना है 15 से, या 15 जो एवरेज आई है 10 नंबर्स की उसको 10 दफ़ा लिखें, उसमें से माइनस कर दें 26, क्योंकि 26 गलत बताया गया और असली नंबर कौन सा है? 36, तो प्लस 36 लिख लें। मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल की जो है सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होना था। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका जो है ना हमें 4 प्लस का मॉडुलस और प्लस -4 का जो है वो मॉड मालूम करना है। याद रहे कि ये जो इस तरह मॉड मालूम करते हैं किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल प्लस का 1 है उसका मॉड मालूम करना है तो ये 1 ही आ जाएगा।
फर्ज करते हैं यहाँ पे माइनस का 1 उसका मॉड मालूम करना है, तो उसकी भी निशानी प्लस में चेंज हो जाएगी और वो भी प्लस का 1 ही आंसर आएगा। सो बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो है हम इसका मॉड मालूम करेंगे तो ये 4 ही आएगा, प्लस की निशानी। माइनस के 4 को मॉड करेंगे फिर वो भी प्लस का 4 आएगा, और इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा। ये क्लास गालिबन 6-7 में, मेरे ख्याल से 7 क्लास या 8 क्लास, 8 में नहीं है मेरे ख्याल से, 7 क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक्स है, और ये उस क्लास में से लिया गया है 7 में से। और ग्रेजुएशन कैटेगरी की 19 तारीख वाली सवाल टेस्ट में जो है ये वाला सवाल आया है। तो चलें भाई, मज़ीद क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेते हैं। और मज़ीद क्वेश्चंस में एक ये भी लिखा हुआ है कि इसका सॉल्यूशन इक्वेशन का मालूम करें, और इक्वेशन कौन सी है? 2x² - 6x - 8 = 0। तो इस इक्वेशन में जो है हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है पहले। तो 2 जैसे कॉमन लेंगे आपके पास आ जाएगा x² - 3x - 4 = 0। अब अपने इसके सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसके हो नहीं सकते, तो आपने इसके फैक्टराइजेशन में इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है, और मिडल टर्म ब्रेक करने का एक पूरा क्लास लेक्चर अटेंड करना होगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैं ये बता दूँ कि आपने मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि वो जो मिडल टर्म के जो 2 नंबर्स तोड़ेंगे उनको ऐड करें तो माइनस का 3x आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x² आ जाए। तो ये किस तरह हो सकता है आप देखें। मिडल टर्म को हम ब्रेक करें तो x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 = 0। देखिए इन दोनों को अगर ऐड करें तो माइनस का 3x आएगा, और इन दोनों को अगर आपस में ज़रब करें तो माइनस का 4x² आएगा। तो देखें इस तरह मिडल टर्म ब्रेक की जाती है। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ ये प्रोसेस, कि मिडल टर्म को जो 2 हिस्सों में तोड़ना हो तो उसको आपने क्या करना होता है कि ऐसे हिस्सों में लिखना होता है कि इन दोनों को ऐड किया जाए तो बीच वाली टर्म बने, इन दोनों को ज़रब किया जाए तो पहले और आखिरी की जो ज़रब है वो बने। अच्छा, ये ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा इसके ऊपर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला ना लगे, जैसे a² + 2ab + b² वाला फार्मूला ये ना लग रहा हो तो, या दूसरा हमारे पास है a - b² a² - 2ab + b² वाला, ये दोनों फार्मूले जब यूज़ ना हो रहे हों, या तो एक तीसरा फार्मूला है a + b × a - b = a² - b²। ये तीनों फार्मूले जब ना लग रहे हों तो मिडल टर्म को ब्रेक किया जाता है। अब मज़ीद क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स में से मतलब कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x - 4, और इन दोनों में से प्लस का 1 निकाल लेंगे x - 4। गौर से देखिए, x - 4 दोनों में कॉमन है, x - 4 निकाल के बाहर निकलेंगे लेंगे और साथ में आ जाएगा आपके पास x + 1। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, या ये 0 है तभी 0 के बराबर आया, या ये 0। तो x - 4 जो है अगर 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट साइड पे ले आएंगे तो प्लस का 4। इसी तरह अगर x + 1 जो है वो 0 के बराबर है, देन x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो -1, 4 होगा, देन ये आपका होगा आंसर। सो याद रहे इस टॉपिक में जो है वो फैक्टराइजेशन का अमल रख लें, और ये क्लास 8 में भी मौजूद है, और इस तरह के सवालात क्लास मैट्रिक में भी मौजूद हैं। सो चलते हैं आगे, और अंडर रूट का जो है ये दूसरा सवाल है। 19 तारीख की जो है टेस्ट है ग्रेजुएशन कैटेगरी में से, ये n² का एक दूसरा सवाल है। और देखें स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 यानी 5 स्क्वायर रूट्स हैं। हमने तरतीब से छोटी स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करना है, और 225 का जो स्क्वायर रूट होता है अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। इसको अगर आप थोड़ा सा मज़ीद अगर याद रख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद होता है 196 का 16, और उसके 196 का 14 होता है। उसके बाद 169 आता है, उसका जो है वो 13 होगा। उसके बाद 144 उसका अंडर रूट आएगा 12, 121 उसका अंडर रूट आएगा 11, 100 उसका अंडर रूट आएगा 10। तो इससे पीछे तो बिल्कुल आसान है, 21 का 9, ठीक है। उसके बाद
64 का जो है वो 8, 49 का जो है वो 7, इसी तरह 36 का जो है वो 6, 25 का जो है वो 5। तो ये अगर याद होंगे तो काम जल्दी जल्दी आसान हो जाएगा। 225 का अंडर रूट आपने 15 निकाल लेना है, ठीक है। 15 के अंदर 154 ऐड कर देंगे। अब देखें एक अंडर रूट खत्म, बाकी जो भी कुछ साथ साथ दिया गया है वो आप लिखते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 25 है प्लस, उसके बाद एक और अंडर रूट है, इसमें 10 है प्लस। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 169, और 169 का अंडर रूट होता है 13, यानी ये पूरी अंडर रूट खत्म हो जाएगी 13 प्लस 108, ठीक है, प्लस 25, ऊपर से फिर अंडर रूट प्लस 10, फिर उसके ऊपर से अंडर रूट। इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे 121 आ जाएगा, और 121 का अंडर रूट 11 होता है, यानी ये अंडर रूट खत्म हो जाएगी 11 प्लस 25 प्लस 10, और उसके ऊपर फिर अंडर रूट। 25 और 11 को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 36, और 36 का अंडर रूट होता है 6, यानी ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा 6। 6 प्लस 10 को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास हो जाएगा 16, और 16 का जो अंडर रूट निकलता है वो 4 निकलता है। तो ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट सवाल लग रहा था, लेकिन बिल्कुल आसान था। आपने एक एक अंडर रूट को जो है वो सिंप्लीफाई करते जाना है और आपने जवाब निकालते जाना है। तो चलें भाई, इसके बाद आज की वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल में लिखा हुआ है इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 5 माइनस 5d स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो बताइए जो है यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और इस सवाल के अंदर जो है आप लोगों ने क्या करना है, पहले जो है 5 कॉमन ले लेना है, और 5 जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले मैं वो रकम लिख लूँ, इज इक्वल टू 0। 5 जब आप कॉमन लेंगे तो d स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 9 को ट्रांसफर कर देना है राइट साइड पे। हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9। आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, ताकि ये d के ऊपर से स्क्वायर गायब हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास d, और राइट साइड पे हो जाएगा अंडर रूट। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 3। देन जो d की वैल्यू होगी या वो 3 होगी या वो -3 होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है इस वाले सवाल का। तो इसके बाद हम आ जाते हैं आज की हमारी वीडियो का जो लास्ट प्रॉब्लम है, ये सेकंड लास्ट था। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह है। इन अ मैथ टेस्ट देयर वर 60 प्रॉब्लम्स व्हिच वर टू बी डन इन आवर। एक मैथ का टेस्ट है जिसमें अच्छा, ये भी एवरेज से लिया गया है, और 19 तारीख की टेस्ट में एवरेज का ये चौथा सवाल है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है ये। इसमें लिखा गया है कि 60 प्रॉब्लम्स है जो कि 1 घंटे में करने चाहिए, यानी 60 प्रॉब्लम और 60 मिनट्स जो हैं वो मिले हुए हैं ना, यानी एक प्रॉब्लम 1 मिनट में करना चाहिए। लेकिन आगे कह रहा है कि अ स्टूडेंट कंप्लीट 30 प्रॉब्लम्स इन 20 मिनट्स। एक शागिर्द जो है वो क्या कर रहा है, 30 प्रॉब्लम जो है वो 20 मिनट में सॉल्व करके ख़त्म कर देता है। अब बताइए कि कितना टाइम लगना चाहिए बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर, लेकिन टाइम किस में, सेकेंड्स में। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो आपने एवरेज फाइंड करनी है ना, तो आपके पास सवाल कितने कर लिए उसने, 30 सवाल कर लिए। तो आपने पर प्रॉब्लम कितने सेकंड्स देने हैं पीछे एवरेज, 20 मिनट में वो 30 सवाल कर चुका है। तो आपके पास रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो 30 हैं, तो नीचे 30 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 20 मिनट में उसने 30 सवाल कर लिए, तो रिमेनिंग जो हमारे पास मिनट थे 60 मिनट थे, तो उसमें से 20 निकाल देंगे तो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे 40 मिनट। अच्छा, हमसे जो सवाल पूछा गया है कि टाइम जो पीछे जो बचे सवाल उसको कितना पर सवाल को जो है वो कितने सेकंड्स देने चाहिए, मिनट्स में नहीं। ये हमारे पास रिमेनिंग जो बचे हैं 40 मिनट बचे हैं, क्योंकि 60 मिनट में 60 सवाल करने थे, उसने 20 मिनट में 30 सवाल घुमा दिए। तो 30 के साथ तकसीम करेंगे, ऊपर हम टाइम लिखेंगे कि 40 मिनट रिमेनिंग है, लेकिन उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई इस वजह से करेंगे क्योंकि हमने सेकंड्स में ट्रांसफ़र करना है इसको। तो इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 0 0 में कट जाएगा। 3 का टेबल जो है वो
6 के ऊपर 2 टाइम्स 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 80 सेकेंड्स आ जाएगा। यानी एक लड़के ने जिसने 60 मिनट में 60 सवाल सॉल्व करने थे, उसने पहले 20 मिनट के अंदर 30 सवाल कर लिए। तो जो बाकी पीछे उसके पास 30 सवाल बचे, उस वो एक सवाल को अगर 80 सेकंड भी दे पर सेकंड तो मज़े से जो है अपने बाकी 30 सवाल सॉल्व कर सकता है। तो ये था मेरे 19 तारीख की जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की जो टेस्ट हुई थी, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके ऊपर मैंने मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाई। आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी जो आपके अपकमिंग टेस्ट होने वाले हैं, न सिर्फ IBA बल्कि मुख्तलिफ जो कि आपके टेस्ट होने वाले हैं, स्पेशली IBA स्क्रीनिंग के जो रिमेनिंग टेस्ट हैं ग्रेजुएशन के अलावा इंटरमीडिएट और मैट्रिक कैटेगरी, उसमें काफ़ी हेल्पफुल ये मटेरियल साबित होगा। हो सकता है इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपकी अपकमिंग जो टेस्ट हैं उनमें भी आएँ। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो है वीडियो आपके लिए जारी रहेंगी, इस तरह का वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपके लिए जारी रहेंगे। सो अगर आप इसमें मज़ीद कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी जो है इसके बारे में कोई क्वेरी हो, तो इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी एक बताते चलें कि हमारे डिफरेंट जो है प्रिपरेटरी क्लासेस जो है वो चल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो उसमें जूम पर भी हैं हमारे क्लासेस, उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, और तीसरा हमारे पास फिजिकली अपने सिटी मोरो में भी है जो है हम ओवेस एंड राशिस जो है वर्चुअल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो है हमने ये क्लासेस ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, प्रिपरेशन करना चाहता है हमारे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस जो है एकेडमी से, तो मुझे इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ीस पे जो है हम आपको अच्छी सी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। सो एक बात याद रहे कि अभी भी हमने जो प्रिपरेशन करवाया था IBA स्क्रीनिंग ग्रेजुएशन कैटेगरी में, तो हमारा जो पढ़ाया हुआ मटेरियल, हमारी जो नोट्स जो हमने बनाए हैं, उसमें से 50 to 60 क्वेश्चन हर टेस्ट में आए हैं। सो इंशाल्लाह अगर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा। सो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।